हम्म हम्म, अब इस क्वेश्चन में देखो, तो ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। ठीक है, जो प्रीवियस क्वेश्चन था लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस वाला, ये वाला। ठीक है, तो इसी लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस का ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, हाँ। तो जब प्रीवियस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है तो यहाँ तक क्वेश्चन सेम है, यहाँ तक। ठीक है, हाँ। तो यहाँ तक क्वेश्चन सेम है, तो हम वापस से क्वेश्चन को दोबारा नहीं समझाने चाहेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है। तो यहाँ तक तुमको क्वेश्चन पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस का डेफिनेशन वगैरह ही दिया है, जो हम तुमको समझा चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब देखो आगे क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर हमको वो इक्वेशन का ज़रूरत पड़ने वाला है जो हम रिकर्सिव इक्वेशन फाइंड आउट किए हैं, तो उसको यहाँ पर भी कॉपी कर ले रहे हैं। लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस का जो हम रिकर्सिव इक्वेशन फाइंड आउट किए ना, उसका हमको ज़रूरत पड़ने वाला है। तो आई गेस कॉपी हो जाना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं, कंट्रोल बी। हाँ, ठीक है। तो यही हम लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस का रिकर्सिव इक्वेशन फाइंड आउट किए। ठीक, तो अब देखो हम बोले हैं कि यहाँ तक क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहाँ से चेंज है? यहाँ से, ये पूरा क्वेश्चन चेंज है। तो इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो ध्यान रखना, ये जो है मेरा लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, मतलब लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस का रिकर्सिव इक्वेशन। ठीक है, हाँ। अब आगे बोल रहा है, यहाँ से पढ़ो ये पूरा। द वैल्यू ऑफ Lij could be obtained by dynamic programming based on the correct recursive definition of Lij of the form given above. ठीक है, using an array L of m comma n where m equals to m plus n and n equals to n plus n such that L of ij equals to L of ij. तो बोल रहा है कि ये जो हम लोग रिकर्सिव इक्वेशन का यूज़ करके, ठीक है, ये जो हम लोग रिकर्सिव इक्वेशन का यूज़ करके लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो रिकर्सिव इक्वेशन का यूज़ करके हम लोग लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, इसको हम लोग डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। यूजिंग एन array capital L, using an array capital L of m comma n। ठीक है, वेयर m क्या है? तो वेयर m इज, कहाँ पर लिखे? यहाँ तो स्पेस ही कम पड़ जा रहा है मेरे को। हाँ, यहाँ लिख दिया। तो बोला L of m comma n वेयर m इज m plus n and n is n plus 1, m plus 1 और n plus 1। ठीक है, हाँ। तो कैपिटल M इज m plus 1 और कैपिटल N इज n plus 1। ठीक है, तो तुमको क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पर जो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए जो रिकर्सिव इक्वेशन लिखे हैं, इसको हम डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? यूजिंग 2D array L। और इस 2D array का साइज़ क्या है? ये 2D array क्यों है? क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, और हम बोले कि ये इनफॉर्मल टर्म है। ठीक है, इसका फॉर्मल टर्म क्या होगा? इसका फॉर्मल टर्म होगा L of m n, ऐसा। ठीक है, हाँ।
तो बोल रहा है कि ये जो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस हम लोग फाइंड आउट किए हैं यूजिंग रिकर्सिव इक्वेशन, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग, जिसके लिए हम लोग एरे 2D एरे एल का यूज़ कर सकते हैं। और ये जो 2D एरे एल है इसका साइज़ क्या है, कैपिटल M कॉमा कैपिटल N। तो कैपिटल M क्या है M+1 और कैपिटल N क्या है N+1। तो ये स्मॉल n हमको पता है क्या है, फर्स्ट सीक्वेंस का लेंथ है स्मॉल m और सेकंड सीक्वेंस का लेंथ है स्मॉल n। ठीक है, हाँ। तो मेरा ये जो 2D एरे एल है इसका साइज़ क्या है M+1 कॉमा N+1। ठीक है, स्मॉल m+1 कॉमा स्मॉल n+1। तो ये है मेरा 2D एरे एल का साइज़। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है जिसको हम रिकर्सिव इक्वेशन का यूज़ करके सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम 2D एरे एल का भी यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग। हाँ, सच दैट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है, सच दैट कैपिटल L ऑफ I कॉमा J इक्वल्स टू L ऑफ I J। ये यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये I, ठीक है, I लेंथ का सीक्वेंस और J लेंथ का सीक्वेंस का जो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस आएगा, ठीक है, I लेंथ का सीक्वेंस और J लेंथ के सीक्वेंस में जो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस आएगा वो किस में स्टोर्ड रहेगा, 2D एरे L के इंडेक्स I, J में। क्योंकि L ऑफ I, J का मतलब क्या है, ये स्मॉल L ऑफ I, J का मतलब क्या है, इस I लेंथ के सीक्वेंस और J लेंथ के सीक्वेंस में लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस क्या है, वही है L ऑफ I, J। क्योंकि L ऑफ I, J यहाँ तो I और J के टर्म में, लेकिन ओरिजिनली ये क्या है L ऑफ M, N। ओरिजिनली क्या है L ऑफ M, N। तो L ऑफ M, N क्या है याद करो, तो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस ऑफ X एंड Y। ठीक है, तो L ऑफ M, N का मतलब कि M लेंथ का जो सीक्वेंस है तुम्हारे पास, N लेंथ का जो सीक्वेंस है तुम्हारे पास, उन दोनों का लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस जो भी है वही है L ऑफ M, N। ठीक है, तो इसको I और J के टर्म में कैसे रीड कर सकते हैं कि I लेंथ का सीक्वेंस जो है तुम्हारे पास, J लेंथ का जो सीक्वेंस है तुम्हारे पास, इन दोनों का जो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस होगा वही तुम्हारा L ऑफ I J। ठीक है, हाँ। तो बोल रहा है कि ये जो L ऑफ I J का जो भी तुम्हारा वैल्यू आएगा, मतलब इस I लेंथ के सीक्वेंस और J लेंथ के सीक्वेंस का जो भी तुम्हारा लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस आएगा वही है L ऑफ I J। तो जो भी L ऑफ I J तुम्हारा आएगा वो कहाँ स्टोर रहेगा, 2D एरे L के इंडेक्स I, J में। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक, फिर आगे बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड बी ट्रू रिगार्डिंग द डायनेमिक प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन फॉर द रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ L ऑफ I J। तो बोल रहा है तुमको यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, तो बोल रहा है इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है रिगार्डिंग द डायनेमिक प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन ऑफ दिस रिकर्सिव सॉल्यूशन। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग द डायनेमिक प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन ऑफ दिस रिकर्सिव सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमको इस रिकर्सिव सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का सॉल्यूशन है उसके लिए हमको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, हाँ। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये जो है ये रिकर्सिव इक्वेशन है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब तुम इसका ट्री बनाएगा ना तो इसमें बहुत सारे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ तुम सब प्रॉब्लम देख ही सकते हो। सबसे पहले देखो यहाँ पर सब प्रॉब्लम्स है, ये जो बिग प्रॉब्लम उसको स्मॉल सब प्रॉब्लम्स में हम डिवाइड कर दिए। ठीक है, और इन्हीं को कंबाइन करके हम ओरिजिनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया डायनेमिक प्रोग्रामिंग का। हाँ, और दूसरा कंडीशन क्या था कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स होने चाहिए।
तो जब तुम इसका ट्री बनाएगा ना तो बहुत सारे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स आएंगे। तो जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करिए मतलब डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो ये जो बेसिकली है, ये जो रिकर्सिव इक्वेशन लिखे हैं, ये बोल सकते हो कि इसी रिकर्सिव इक्वेशन का हम लोग यूज़ करते हैं टॉप डाउन अप्रोच में, क्योंकि टॉप डाउन अप्रोच कौन सा अप्रोच है? रिकर्सिव मेथड वाला अप्रोच। ठीक है, तो इसी रिकर्सिव इक्वेशन का यूज़ करते हैं हम लोग टॉप डाउन मेथड में। बस टॉप डाउन मेथड में एक एक्स्ट्रा चीज़ हम लोग क्या करते हैं कि सेम इनपुट का जो सब प्रॉब्लम है उसको हम दोबारा इवैल्यूएट नहीं करते, उसका वैल्यू को कहीं स्टोर करा लेते हैं। कहाँ स्टोर कराते हैं? एरे में। तो हम बताएं कि टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, दोनों में एरे का यूज़ करते हैं टू स्टोर द वैल्यूज़। ठीक है, तो ये जो रिकर्सिव इक्वेशन है, इसी रिकर्सिव इक्वेशन का यूज़ करते हैं टॉप डाउन अप्रोच में, बट वहाँ पर एक एक्स्ट्रा एरे यूज़ करते हैं टू स्टोर द वैल्यूज़, ताकि हमको दोबारा इवैल्यूएट नहीं करना पड़े सेम इनपुट वाला। ठीक है, तो अब देखो, हम बोले कि अगर तुमको इटरेटिव इक्वेशन चाहिए, डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का अगर तुमको इटरेटिव इक्वेशन चाहिए तो क्या करो? रिकर्सिव इक्वेशन फाइंड आउट करो और उसको इटरेटिव इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? नॉर्मल ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दो, हो गया तुम्हारा रिकर्सिव इक्वेशन इटरेटिव इक्वेशन में कन्वर्ट। तो चलो सबसे पहले इसको इटरेटिव इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। और उसका रीज़न क्या है कि हम लोग यहाँ पर रिकर्सिव को डायरेक्टली इटरेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एक और चीज़ बोल दिया है, ये मतलब कैपिटल एल ऑफ आई जे इक्वल्स टू स्मॉल एल ऑफ आई जे। मतलब यहाँ पर ये भी बोल दिया है कि ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। बस यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर वो इनडायरेक्टली ये भी बोल रहा है कि जो नॉर्मल ब्रैकेट है उसको बस स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, दैट्स ऑल, बाकी सब कुछ सेम है बस। और स्मॉल एल को कैपिटल एल में कन्वर्ट कर दो, बस बाकी सब कुछ सेम है, देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर इनडायरेक्टली वही बोल रहा है कि इस रिकर्सिव इक्वेशन को इटरेटिव में कन्वर्ट करने के लिए स्मॉल एल को कैपिटल एल से रिप्लेस कर दो और नॉर्मल ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दो, दैट्स ऑल। तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले इस रिकर्सिव इक्वेशन को इटरेटिव में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद ही फिर हम स्टेटमेंट को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हमको इटरेटिव इक्वेशन चाहिए। ठीक है, हाँ। तो इटरेटिव इक्वेशन क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ पर 2D एरे एल के थ्रू यहाँ पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग का हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इसीलिए इटरेटिव इक्वेशन चाहिए। तो चलो सॉल्व करते हैं। हाँ, तो इसको थोड़ा सा तो ये है मेरा रिकर्सिव इक्वेशन, ये है मेरा रिकर्सिव इक्वेशन। अब इसको किस में कन्वर्ट करते हैं? इटरेटिव इक्वेशन में। जस्ट स्मॉल एल को कैपिटल एल में कन्वर्ट कर दो और नॉर्मल ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एल ऑफ आई जे। ठीक है, हम फटाफट लिख रहे हैं। एल ऑफ आई जे इक्वल्स टू 1 प्लस एल ऑफ आई माइनस 1 जे माइनस 1 कॉमा एक्स ऑफ आई माइनस 1 इक्वल्स टू वाई ऑफ जे माइनस 1। और एक और है मैक्स ऑफ कैपिटल एल आई माइनस 1 जे कॉमा कैपिटल एल आई कॉमा जे माइनस 1। और ये कब? जब एक्स ऑफ आई माइनस 1 इज नॉट इक्वल्स टू वाई ऑफ जे माइनस 1। हो गया। ठीक है, हाँ। तो बाकी को रब करते हैं। तो इटरेटिव इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिए। अब एक एक करके स्टेटमेंट को चेक करते हैं। तो और भी कुछ रिक्वायरमेंट होगा तो देख लेंगे। ठीक है, तो ये है मेरा इटरेटिव इक्वेशन। तो अब चलो एक एक करके स्टेटमेंट को चेक करते हैं। तो देखो क्या बोल रहा है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ एल शुड बी इनिशियलाइज टू 0 फॉर द वैल्यूज ऑफ एल आई जे टू बी प्रॉपरली कंप्यूटेड।
तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो 2D array L है, ये जो 2D array L है, इसका सारा इनिशियली जो सारा सेल का इनिशियल वैल्यू है वो 0 से इनिशियलाइज होना चाहिए, ताकि तुम प्रॉपरली वैल्यूज़ को कंप्यूट कर सको। क्या ये ट्रू है? तो चलो एक काम करते हैं, इस 2D array L को ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इटरेटिव इक्वेशन है, ठीक है, और डायनामिक प्रोग्रामिंग है, तो हमको 2D array L चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और इटरेटिव इक्वेशन है, तो इटरेटिव इक्वेशन मतलब कि ये कौन सा अप्रोच है? बॉटम अप अप्रोच है, और बॉटम अप अप्रोच में हम लोग नहीं होता है, टेबल ही एज अ कोर पार्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप तुमको याद होगा कि टॉप डाउन अप्रोच में रिकर्सिव इक्वेशन इज़ द कोर पार्ट, एंड बॉटम अप्रोच में इटरेटिव मेथड इज़ द कोर पार्ट। और हम बोले थे कि दोनों में एरे का यूज़ करते हैं, लेकिन वो फील वाला फैक्टर, ठीक है, फील वाला फैक्टर। और यहाँ पर देख सकते हो कि इक्वेशन में क्लियरली दिख रहा है कि अगर तुमको L ऑफ आई जे का वैल्यू चाहिए, तो तुमको 2D array L ऑफ i माइनस वन कॉमा j माइनस वन का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना, बॉटम अप अप्रोच में हम लोग 2D array का ही यूज़ करके पूरा सॉल्व करते हैं, लेकिन ये वाला केस तुम्हारा टॉप डाउन अप्रोच में नहीं है। वहाँ पर 2D array L को हम बताएं कि वहाँ पर वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, कि हमको सेम वैल्यू को दोबारा इवैल्यूएट ना करना पड़े बस। अदरवाइज़ वहाँ पर जो मेनली यूज़ करते हैं, रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ करते हैं वैल्यूज़ को इवैल्यूएट करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर 2D array हम लोग यूज़ करते हैं जस्ट टू स्टोर द वैल्यूज़, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग 2D array यूज़ करते हैं उसको स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, साथ में इवैल्यूएट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टॉप डाउन अप्रोच में हम लोग 2D array को यूज़ करते हैं जस्ट टू स्टोर द वैल्यूज़, लेकिन बॉटम अप अप्रोच में हम लोग 2D array को यूज़ करते हैं टू स्टोर द वैल्यूज़ एज वेल एज टू इवैल्यूएट द वैल्यूज़। लेकिन टॉप डाउन अप्रोच में हम लोग रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ करके इवैल्यूएट करते हैं। कोई भी नया वैल्यू को इवैल्यूएट करना है तो रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ करके करते हैं, लेकिन हाँ, जो ऑलरेडी इवैल्यूएटेड है उसके लिए हम 2D array को यूज़ करते हैं टॉप डाउन में। लेकिन बॉटम अप में सारा चीज़ हम 2D array से ही करते हैं, इसीलिए इसको टैबुलर मेथड बोला जाता है, कि यहाँ पर सारा 2D array का ही गेम, ठीक है। आई होप समझ में आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर इटरेटिव इक्वेशन है, तो ऑब्वियसली 2D array का ही यूज़ करके सारा इवैल्यूएशन हो रहा है। और देख भी सकते हो, क्लियरली दिख भी रहा है कि अगर L ऑफ आई जे चाहिए तो तुमको 2D array का L ऑफ i माइनस वन कॉमा j माइनस वन इंडेक्स का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए 2D array का गेम है यहाँ पर। तो चलो 2D array ड्रॉ करते हैं L का। तो 2D array का साइज़ क्या है L का? तो ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ था, कहाँ गया? हाँ, ये देखो, L ऑफ कैपिटल M कॉमा कैपिटल N, वेयर कैपिटल M इज स्मॉल m प्लस वन और कैपिटल N इज स्मॉल n प्लस वन। तो मेरा ये जो 2D array L का साइज़ क्या है? स्मॉल m प्लस वन रो और स्मॉल n प्लस वन कॉलम। मतलब स्मॉल m प्लस वन कहने का मतलब क्या है? इंडेक्स 0 से m, और स्मॉल n प्लस वन कहने का मतलब इंडेक्स 0 से n, दैट्स ऑल, ठीक है। तो रो मेरा होगा तो इस सारे 2D array L का हाँ, तो 0 से n, 0 1 2 3 डॉट 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 n, ये रो नंबर, और कॉलम नंबर 0 1 2 3 डॉट 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 कॉलम नंबर n। तो रो नंबर m है शायद, रो नंबर m, हाँ स्मॉल m, रो नंबर इज 0 to m और 0 to n, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स को मार्क कर दिए। हाँ, तो अब ऑप्शन ए में बोल रहा है, ऑप्शन ए में बोल रहा है कि ये जो 2D array L है, ये जो 2D array L है, इसका इनिशियली सारा सेल का वैल्यूज इनिशियली 0 होना चाहिए, अगर तुमको इस 2D array L का वैल्यूज़ को सही से इवैल्यूएट करना है तो, ठीक है। अगर इस 2D array L का वैल्यूज़ को सही से इवैल्यूएट करना है तो, ठीक है। L ऑफ आई जे का वैल्यू सही से इवैल्यूएट करना मतलब L ऑफ आई जे क्या है? स्मॉल L ऑफ आई जे क्या है? एट द एंड ऑफ L ऑफ आई जे का ही तो इनडायरेक्टली बात कर रहा है, क्योंकि दोनों सेम है, क्वेश्चन में ही बोला था, क्वेश्चन में ही बोला था, ठीक है। हाँ,
तो बोल रहा है कि अगर तुमको स्मॉल एल ऑफ आई जे का वैल्यू सही से इवैल्यूएट करना है, मतलब कैपिटल एल ऑफ आई जे का वैल्यू अगर सही से इवैल्यूएट करना है, तो तुम्हारा स्टूडी आर एल का सारा इनिशियल वैल्यू जीरो होना चाहिए, सारे सेल का इनिशियल वैल्यू जीरो होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। तो देखो अब यहाँ पर एक चीज़ समझो कि ये जो मेरा 1 2 3 4 1 2 3 3 एन है, ठीक है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो कि मेरा एल ऑफ आई जे इक्वल्स टू स्मॉल एल ऑफ आई जे है, राइट, स्मॉल एल ऑफ आई जे है। तो ये स्मॉल एल ऑफ आई कॉमा जे क्या बोल रहा है, आई क्या है, लेंथ ऑफ फर्स्ट सीक्वेंस आई, और जे क्या है, लेंथ ऑफ सेकंड सीक्वेंस, ठीक है। हाँ, तो आई और जे बेसिकली क्या है, सीक्वेंस का लेंथ है, ठीक है। तो लेंथ हमेशा लेंथ बोला है, ठीक है, तो लेंथ बोला है, तो अगर सिंगल कैरेक्टर है तो लेंथ 1, 2 कैरेक्टर है तो लेंथ 2, 0 कैरेक्टर है तो लेंथ 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2D RL में देखो, इसीलिए यहाँ पर इंडेक्स लिया है 0 से 1, 0 से m, ठीक है, या फिर 0 से n। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली कि 0 मतलब कि 0 कैरेक्टर, 1 मतलब 1 कैरेक्टर, 2 मतलब 2 कैरेक्टर, ठीक है। तो इसको ऐसे इससे कंपेयर मत करना कि मेरा एरे एक्स का तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं, यहाँ पर क्लियरली बोला है एल ऑफ आई जे इज स्मॉल एल ऑफ आई जे। तो स्मॉल एल ऑफ आई जे में हमको पता है ये आई और जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सीक्वेंस का लेंथ, ठीक है। तो 0 कैरेक्टर है तो 0 लेंथ, 1 कैरेक्टर है तो 1 लेंथ, 2 कैरेक्टर है तो 2 लेंथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 कैरेक्टर, 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 कैरेक्टर, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर मैच कराने के लिए 0 से m तक इंडेक्स लिया है ताकि तुम एल ऑफ आई जे से मैच करा सको, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा कंफ्यूज मत करना कि x का तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वैसा कुछ नहीं है। तो वो x और y का बात है, यहाँ पर l अलग चीज़ है, यहाँ पर हम l को सॉल्व कर रहे हैं, l को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अगर एल ऑफ आई जे, इस बिग एल ऑफ आई जे और स्मॉल एल ऑफ आई जे को मैच कराना है तो ऑब्वियसली आई और जे का वैल्यू भी मैच करना चाहिए ना। तो स्मॉल एल ऑफ आई जे में क्या है, आई इज द लेंथ ऑफ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर मतलब एक लेंथ, 2 कैरेक्टर मतलब 2 लेंथ, 0 कैरेक्टर मतलब 0 लेंथ। लेकिन अपना एरे एक्स में जो इंडेक्स 0 है, क्या इंडेक्स 0 मतलब 0 कैरेक्टर है, नहीं, इंडेक्स 0 मतलब एक कैरेक्टर, क्योंकि इंडेक्स 0 में तुम्हारा पहला कैरेक्टर है। तो यहाँ पर एरे एक्स का इंडेक्स 0 मतलब कि 1 कैरेक्टर, लेकिन ऐसा 2D आर एल के केस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि एल ऑफ आई जे इक्वल्स टू स्मॉल एल ऑफ आई जे क्लियरली बोला है। तो इसीलिए यहाँ पर 0 मतलब 0 लेंथ का कैरेक्टर, 1 मतलब 1 लेंथ का कैरेक्टर, 2 मतलब 2 लेंथ का कैरेक्टर, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, एग्जाम्पल से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी, तो इसीलिए यहाँ पर m और n के टर्म में ना लेके हम इसको एक एग्जाम्पल के टर्म में लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखो 0 1 2 3 4 5 और यहाँ भी 4 5, ठीक है। तो अब नहीं होता है, 2 सीक्वेंसेस लेते, क्योंकि हमको 2 सीक्वेंसेस चाहिए, ठीक है, 2 सीक्वेंस, क्योंकि स्मॉल एल ऑफ आई जे में पहला आई क्या है, लेंथ ऑफ फर्स्ट सीक्वेंस, और जे क्या है, लेंथ ऑफ सेकंड सीक्वेंस, ठीक है। तो आई यहाँ पर देखो कैपिटल एल में आई क्या है, आई है तुम्हारा रो नंबर, और जे क्या है, कॉलम नंबर का इंडेक्स, ठीक है। तो ये वाला है तुम्हारा आई जो है, ये जो रो नंबर है, आई क्या है, रो नंबर। तो आई बेसिकली रो नंबर है, मतलब कि तुम्हारा जो फर्स्ट सीक्वेंस जो हम लिखेंगे, जो मेरा फर्स्ट सीक्वेंस होना चाहिए, फर्स्ट सीक्वेंस का इंडेक्स बोल लो, फर्स्ट सीक्वेंस का इंडेक्स जो होना चाहिए वो मेरा रो नंबर में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस का इंडेक्स है कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम बोले 0 का मतलब है यहाँ पर 0 कैरेक्टर, 1 मतलब 1 कैरेक्टर, 2 मतलब 2 कैरेक्टर, तो ऑब्वियसली यहाँ पर सीक्वेंस को हम 1 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब 2 सीक्वेंस ले लो, मान लो हम सीक्वेंस ले ले रहे हैं एक्स के लिए मान लो सीक्वेंस ले ले रहे हैं A B D C,
5 कैरेक्टर लेना है दोनों में, क्योंकि देख सकते हो 5 5, तो 5 लेंथ का कैरेक्टर है। और y के लिए ABCD, तो मान लो MBPCB ऐसा, ठीक है। तो x ले लिए, y ले लिए। अब x का जो कैरेक्टर है, हम बोले कि यहाँ पर जो 2D में ये 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 कैरेक्टर, 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 कैरेक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो इंडेक्स हो जाएगा तुम्हारा x और y का, वो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, तब जाके यहाँ पर तुम बैठा पाओगे x के कैरेक्टर को और y के कैरेक्टर को, ठीक है। तो अब यहाँ पर x क्या है, ABDC, तो हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं। ये टेबल तुमको क्रिएट करना सिखाया गया होगा, ठीक है। तो बस वही चीज़ हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। तो ABDC, तो यहाँ पर टेबल में लिखो ABDCE, तो यहाँ पर टेबल में लिख दिया, ठीक है। अब y के लिए MBPCB, तो MBPCB, PBC ले लो, PBC, ठीक है। हाँ, तो हम 2 सीक्वेंस ले लिए, ठीक है। और दोनों सीक्वेंस को हम 2D एरे में प्लेस करा देंगे, ठीक है। तो मेरा पहला सीक्वेंस है ABDC, तो पहला सीक्वेंस है मतलब रो नंबर, क्योंकि स्मॉल l में पहला जो i है वो फर्स्ट सीक्वेंस का लेंथ है और जो j है वो सेकेंड सीक्वेंस का लेंथ है, ठीक है। हाँ, तो अब इस स्मॉल l को कैपिटल L में कन्वर्ट कर दिए, तो हमको पता है i क्या है, फर्स्ट सीक्वेंस का लेंथ। तो यहाँ पर i जो है वो रो नंबर इंडिकेट कर रहा है, तो मतलब फर्स्ट सीक्वेंस मेरा रो में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। और j कॉलम नंबर इंडिकेट कर रहा है, और स्मॉल l में j क्या है, सेकेंड सीक्वेंस का लेंथ। तो यहाँ पर कैपिटल L में j है कॉलम नंबर और स्मॉल l में j है मेरा सेकेंड सीक्वेंस का लेंथ। तो मतलब सेकेंड सीक्वेंस मेरा कॉलम में प्रेजेंट होना चाहिए, तो सेकेंड सीक्वेंस को कॉलम में लिख दिए, ठीक है। और हम ये रीज़न बता दिए कि इंडेक्स 1 से क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर एरे x और y से मतलब नहीं है, यहाँ पर ये खुद का 2D एरे L है, ठीक है। तो एरे x और y का इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा होने दो, यहाँ पर हम 2D एरे L क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और L और स्मॉल l मैच करना चाहिए। तो यहाँ पर जब स्मॉल l में i और j लेंथ है, तो लेंथ मतलब कि एक कैरेक्टर मतलब एक लेंथ, 2 कैरेक्टर मतलब 2 लेंथ, ठीक है। तो अगर 5 कैरेक्टर है ABCDE, तो किस तरीके से इंडेक्स दें कि एक लेंथ का एक कैरेक्टर मेरा दिखे, 2 लेंथ का 2 कैरेक्टर दिखे, ठीक है। मतलब 2 कैरेक्टर का 2 लेंथ दिखे, एक कैरेक्टर का एक लेंथ दिखे, कैसे इंडेक्स दें। तो ये फर्स्ट कैरेक्टर है तो इसको इंडेक्स फर्स्ट दे दो, तो अब दिख रहा है कि हाँ एक कैरेक्टर मतलब एक लेंथ। अब सेकंड कैरेक्टर है तो इसका इंडेक्स 2 दे दो, तो अब दिख रहा है कि हाँ 2 कैरेक्टर है तो 2 लेंथ, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम यहाँ, इसीलिए यहाँ पर 2D एरे L का इंडेक्स 0 से लेके m तक दिया है, m-1 तक नहीं दिया, 0 से लेके m तक दिया है, ताकि तुम कैपिटल L को स्मॉल l से मैच करा सको। अदरवाइज अगर 0 से m-1 देगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर L में i और j क्या लेंथ है, ठीक है। लेकिन अगर इंडेक्स मान लो मेरा 2D एरे L का 0 से m-1 और 0 से n-1 दिया, तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि m लेंथ को हमको अगर 0 से m-1 प्लेस कराना है, ठीक है। अगर m लेंथ को अगर हमको 0 से m-1 प्लेस कराना है, तो हमको इस 0 इंडेक्स से प्लेस कराना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो पहला कैरेक्टर फर्स्ट कैरेक्टर मेरा इंडेक्स 0 में स्टोर हो रहा है। तब देखो फर्स्ट कैरेक्टर मेरा इंडेक्स 0 में स्टोर हो रहा है, तो मतलब 1 मेरा इंडेक्स 0 में स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पर L और L तो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि L मतलब यहाँ पर हो गया मेरा L-1j, ठीक है। क्योंकि हम एक लेंथ का कैरेक्टर इंडेक्स 0 में स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, ठीक है, कि यहाँ पर
हमको i-1 मिलने लगेगा अगर इंडेक्स मेरा 0 से m-1 हुआ तो इसीलिए यहाँ पर 0 से m दिया है ताकि L ऑफ i j इक्वल्स टू L ऑफ i j जस्टिफाइड रहे। ठीक है, हाँ। तो अब देखो, तो ये टेबल तुमको बताया गया होगा। तो अब क्या बोल रहा है ऑप्शन ए में कि इस 2D array L का सारा इनिशियल वैल्यू 0 होना चाहिए। सारे वैल्यूज़ को हम 0 से इनिशियलाइज करना चाहिए, अदरवाइज सही से काम नहीं करेगा, सही से काम नहीं करेगा। अब देखो कैसे पता लगाएंगे, तो देखो कैसे पता लगाएंगे। हमको क्या, मेरा जो इक्वेशन है, इटरेटिव इक्वेशन है, वो यहाँ पर है। ठीक है, इटरेटिव इक्वेशन यहाँ दिया है, तो j-1। तो यहाँ पर मेरा इटरेटिव इक्वेशन दिया। अब देखो किसी भी इंडेक्स आई जे का, ये क्या इंडेक्स आई जे, क्योंकि यहाँ पर 2D array है, तो किसी भी इंडेक्स आई जे का अगर हमको वैल्यू चाहिए तो हमको किसका किसका वैल्यू चाहिए, हमको चाहिए इंडेक्स i-1 कॉमा j-1 का वैल्यू। ठीक है, या फिर इंडेक्स i-1 कॉमा j और i कॉमा j-1 का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हमको बेसिकली 3 इंडेक्सेस का वैल्यू चाहिए i-1 i-1। तो यहाँ पर बेसिकली हमको 3 इंडेक्सेस का वैल्यू चाहिए, 3 इंडेक्सेस। एक, अगर हमको किसी भी इंडेक्स आई जे का वैल्यू चाहिए 2D array L में, तो हमको 3 इंडेक्सेस का वैल्यू चाहिए। एक i-1 कॉमा j-1। तो ये क्या होता है, तो देखो इसको मान लो हम किसी स्पेसिफिक इंडेक्स में, अभी मान लो इस 2D array में आओ, इस 2D array में आओ, मान लो कोई स्पेसिफिक इंडेक्स ले लो। मान लो हम इस इंडेक्स 2 में 2,3, तो 2,3 का हम बात करते हैं, तो 2,3 का बात करूँ तो L ऑफ आई जे के टर्म में माना। ठीक है, तो ये 2 है मान लो i और ये है j। ठीक है, तो 2,3 के लिए हमको कौन कौन सा इंडेक्स चाहिए, तो यहाँ पर देखो एक i-1 कॉमा j-1 का इंडेक्स, तो 2 और 3 में एक एक सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1,2 का इंडेक्स। और किसका इंडेक्स चाहिए, तो यहाँ पर देखो मैक्स वाले में, देखो मैक्स वाले में है 2D array L, तो 2D array L में कौन सा इंडेक्स चाहिए, i-1 कॉमा j इंडेक्स, और दूसरा i कॉमा j-1 इंडेक्स। तो एक चाहिए i-1 कॉमा j इंडेक्स, तो i-1 मतलब 2-1 3, सॉरी 2-1 1, तो 1,3। ठीक है, और एक i कॉमा j-1, तो j-1 मतलब 3-1 2, तो i सेम रहेगा, तो 2,2। तो अगर हमको 2,3 इंडेक्स का वैल्यू चाहिए तो हमको इवेल्युएट करने के लिए हमको ये तीनों इंडेक्सेस का वैल्यू चाहिए होगा। ठीक है, तो अगर हमको 2D array L ऑफ आई जे, 2D array L का इंडेक्स आई जे का वैल्यू चाहिए, तो हमको इस इंडेक्स का वैल्यू चाहिए, इस इंडेक्स का वैल्यू चाहिए, इस इंडेक्स का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो वही यहाँ पर बताएं कि अगर तुमको इंडेक्स 2-3 का वैल्यू चाहिए तो इंडेक्स 1-2 का वैल्यू चाहिए, 1-3 का वैल्यू चाहिए, 2-2 का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो देखो हमको इंडेक्स 2-3 का वैल्यू चाहिए, तो किसका वैल्यू चाहिए, 1,2। तो 1,2 मतलब 1,2 ये वाला है। दूसरा 1,3, तो 1,3 मतलब ये वाला। और तीसरा 2,2, 2,2 मतलब ये वाला। तो अब इससे क्या आइडिया लग रहा है, इससे क्या आइडिया लग रहा है, तो इससे ये आइडिया लग रहा है कि अगर हमको किसी भी इंडेक्स का वैल्यू चाहिए तो उसके ऊपर वाला सेल का वैल्यू चाहिए, उसके पीछे वाले सेल का वैल्यू चाहिए, और उसके डायगोनल में जो ऊपर वाला वैल्यू है उसका वैल्यू चाहिए, बस। ठीक है, हाँ। तो अब देखो अगर हमको ये वैल्यू चाहिए तो हमको ये तीनों वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अब मान लो हमको ये वैल्यू चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये तीनों वैल्यू भी तो कहीं से एवेल्युएट होकर आएगा ना। हाँ, तो अब ये वैल्यू चाहिए तो इसके ऊपर वाला वैल्यू चाहिए, उसके पीछे वाला वैल्यू ऑलरेडी है, और उसके ऊपर का डायगोनल वाला वैल्यू चाहिए, ये वाला। ठीक है, अब इसके लिए आओ, तो इसके पीछे वाला वैल्यू चाहिए, इसके ऊपर वाला वैल्यू अवेलेबल है, और इसका डायगोनल वाला वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब इसमें आओ, तो इसके पीछे वाला वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर वाला वैल्यू है, इसका डायगोनल वाला वैल्यू भी है। ठीक है, हाँ।
अब इसमें आओ तो इसके पीछे वाला वैल्यू चाहिए, इसके ऊपर कुछ नहीं, इसके डायगोनल में कुछ नहीं है। अब इस पे आओ तो इसके पीछे वाला वैल्यू चाहिए, इसके ऊपर वाला वैल्यू ऑलरेडी है, डायगोनल ऑलरेडी है, ठीक है, डायगोनल में भी है। अब इसमें आओ तो इसके पीछे वाला वैल्यू चाहिए, इसके ऊपर वाला वैल्यू ऑलरेडी है और इसका डायगोनल वाला वैल्यू भी है, बस। तो अगर हमको इस 2,3 सेल का वैल्यू चाहिए, इस 2,3 सेल का वैल्यू चाहिए, तो इतना वैल्यू मेरा ऑलरेडी इवैल्यूएटेड होना चाहिए। एक ये चीज़ यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी अगर सेल का वैल्यू चाहिए तो उसके ऊपर ठीक है, किसी भी सेल का अगर वैल्यू चाहिए तो उसके ऊपर और उसके लेफ्ट का सारा वैल्यूज़ इवैल्यूएटेड होना चाहिए। उसके ऊपर और लेफ्ट का वैल्यूज़ ध्यान रखना, किसी भी सेल का वैल्यू चाहिए तो उसके ऊपर और लेफ्ट का वैल्यूज़ इवैल्यूएटेड होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो एक ये चीज़ ऑब्जर्व करने वाला है। अब दूसरा ऑप्शन ए वाला क्या बोल रहा है कि मेरा इस 2D एरे का सारा वैल्यूज़ इनिशियलाइज होना चाहिए 0 से। तो देखो, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। अगर तुमको सही से इवैल्यूएट करना है ना, अगर तुमको सही से इवैल्यूएट करना है तो हम इसको डिटेल्स में नहीं ले जाएंगे, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाएगा, 1-2 घंटा जा सकता है, तो डिटेल्स में नहीं समझा पाएंगे। तुम लोग पढ़ के आया होगा, तुम लोग को पता होगा क्या चीज़, तो इसको डुप्लीकेट कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला याद रखना, ये वाला हम बताएं, ये दूसरे ऑप्शन में काम आ सकता है कि अगर किसी भी सेल का वैल्यू चाहिए तो उसके ऊपर और लेफ्ट का सारा वैल्यूज़ कंप्यूटेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, अगर तुमको इस 2D एरे एल, अगर लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस का लेंथ फाइंड आउट करना है इस 2D एरे एल के थ्रू, तो यहाँ पर जो तुम्हारा नहीं होता है, जो सेल का वैल्यू 0 से इनिशियलाइज होना चाहिए वो है तुम्हारा 0 इंडेक्स वाला, ठीक है। तो 0 इंडेक्स वाला, रो 0 वाला तुम्हारा सारा 0 से इनिशियलाइज होना चाहिए और कॉलम 0 वाला वैल्यू सारा 0 से इनिशियलाइज होना चाहिए, बस ऐसा। बस। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि हम लोग कैरेक्टर्स को मैच कराएंगे ना, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस चाहिए तो हम कैरेक्टर्स को मैच कराएंगे। तो जब 0 लेंथ का कैरेक्टर है, तो 0 लेंथ का कैरेक्टर है तो हमको पता है, जैसे 0 लेंथ मान लो अभी हम इस 0 में, तो अभी हम रो नंबर 0 का बात कर रहे हैं, तो रो नंबर 0 मतलब कि मेरे पास जो सीक्वेंस एक्स है, क्योंकि ये कौन सा सीक्वेंस है, सीक्वेंस एक्स, और ये कौन सा सीक्वेंस है, सीक्वेंस वाई। हमको कैसे पता चला? तो यहाँ पर इससे पता चला ना, क्योंकि आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट सीक्वेंस का लेंथ, और जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड सीक्वेंस का लेंथ। तो आई है फर्स्ट सीक्वेंस का लेंथ, तो फर्स्ट सीक्वेंस कौन सा, एक्स, और जे क्या है, सेकंड सीक्वेंस का लेंथ, सेकंड सीक्वेंस कौन सा है, वाई। तो अब ये आई और जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस 2D एरे में आई रो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, जे कॉलम नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब जो मेरा फर्स्ट सीक्वेंस एक्स है वो मेरा रो में होगा, और जो मेरा सेकंड सीक्वेंस वाई है वो मेरा जे में होगा, ठीक है, मतलब कॉलम में होगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर इसीलिए जो सीक्वेंस एक्स है वो रो में लिख दिए और जो सीक्वेंस वाई है वो कॉलम में लिख दिए, ठीक है। हाँ, अब देखो, जब हम इस रो नंबर एक्स के लिए कर रहे होंगे, मतलब इस रो नंबर 0 के लिए हम चेक कर रहे होंगे, तो रो नंबर 0 मतलब कि 0 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो एक्स में जब मेरा 0 कैरेक्टर्स है, तो वाई का मेरा कितना भी कैरेक्टर से हम कंपेयर कराएंगे, तो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस क्या आएगा, जब x में मेरा 0 कैरेक्टर है, रो 0 का चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो रो 0 मतलब कि x में मेरा 0 कैरेक्टर है, तो जब मेरा x में 0 कैरेक्टर है और y में मेरा तुम कितना भी कैरेक्टर ले लो, 0 1 2 3 4 5, क्या ही फ़र्क पड़ेगा, जब मेरा x में 0 कैरेक्टर है तो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस का लेंथ क्या आएगा, 0, क्योंकि x में मेरा कोई कैरेक्टर ही नहीं है, तो y के किस कैरेक्टर से कंपेयर कराएंगे, कोई भी कैरेक्टर से कंपेयर होगा ही नहीं, कभी भी मेरा y के किसी भी कैरेक्टर से मैच ही नहीं करेगा, कोई भी कॉमन सब सीक्वेंस मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे x में 0 कैरेक्टर है। तो जब 0 कैरेक्टर है x में, तो y में मेरा कितना भी कैरेक्टर हो, डजेंट मैटर, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस 0 आएगा, इसलिए रो 0 का जो स्टार्टिंग वैल्यू होता है वो 0 होता है, ठीक है। अब सेम कॉलम 0 के लिए, कॉलम 0 मतलब कि y में 0 कैरेक्टर है, तो जब y में 0 कैरेक्टर है तो तुम्हारा इस
सीक्वेंस एक्स में कितने भी कैरेक्टर्स हो, डजेंट मैटर, जब वाई में ही 0 कैरेक्टर हैं तो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस क्या आएगा, हमेशा 0, इसीलिए फर्स्ट कॉलम में सारा 0। बस यही तुम्हारे इनिशियलाइजेशन का ज़रूरत है, पूरा 2D एरे इनिशियलाइज करने का ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हम लोग रिमेनिंग सेल्स के लिए इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। हम लोग इस फर्स्ट सेल से, इस फर्स्ट, ठीक है, 1,1, इस 1,1 इंडेक्स वाले सेल से, मतलब यहाँ से अब हम लोग इस फार्मूला का यूज़ करेंगे, मतलब इस इटरेटिव इक्वेशन का यूज़ करेंगे। मतलब बेसिकली ये फार्मूला ही है, इटरेटिव इक्वेशन मतलब फार्मूला। तो अब इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। और अभी हम देखें कि अगर इस फार्मूला का यूज़ करना है तो किसी भी सेल के लिए, यहाँ पर अभी हम देखे थे, किसी भी सेल के लिए हमको उसके ऊपर का वैल्यू चाहिए, ठीक है, किसी भी सेल के लिए हमको उसके ऊपर का वैल्यू चाहिए, उसके ऊपर का डायगोनल का वैल्यू चाहिए और उसके लेफ्ट का वैल्यू चाहिए, बस। तो अब हम बोले कि यहाँ पर इस 1,1 इंडेक्स वाले सेल से इवैल्यूएट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 1,1 इंडेक्स वाले सेल से इवैल्यूएट करने स्टार्ट करेंगे। तो हमको क्या क्या चाहिए, उसके ऊपर का वैल्यू, उसके ऊपर वाले डायगोनल का वैल्यू और उसके लेफ्ट का वैल्यू, बस। तो देखो ये तीनों मेरे पास अवेलेबल है, तो अब यहाँ से हम इवैल्यूएट करना स्टार्ट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं जाएगा, ठीक है। तो मतलब सिर्फ मेरा रो नंबर 0 वाला सारा वैल्यू 0 से इनिशियलाइज होना चाहिए और कॉलम नंबर 0 वाला सारा वैल्यू 0 से इनिशियलाइज होना चाहिए, बस। पूरा 2D एरे को 0 से इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। अब ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ एल ऑफ आई जे मे बी कंप्यूटेड इन अ रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर। तो बोल रहा है अगर तुमको किसी भी इंडेक्स का वैल्यू इवैल्यूएट करना है तो तुम रो मेजर ऑर्डर में भी कर सकते हो या कॉलम मेजर ऑर्डर में भी कर सकते हो। अब देखो इसको कैसे हम पता लगाएं, तो देखो यहाँ पर ऑलरेडी हम एक आइडिया दे दिए, ठीक है, क्योंकि हम बोले कि अगर तुमको इस इंडेक्स का वैल्यू चाहिए तो कौन कौन सा तुम्हारा वैल्यू कंप्यूटेड होना चाहिए, ये सारा वैल्यू कंप्यूटेड होना चाहिए, ठीक है। अगर तुमको इस इंडेक्स का वैल्यू चाहिए तो ये सारा वैल्यू कंप्यूटेड होना चाहिए। अब देखो क्या रो मेजर ऑर्डर या फिर कॉलम मेजर ऑर्डर ट्रैवर्स करने से जब हम इस इंडेक्स में पहुंचेंगे तो क्या ये मेरा सारा सेल का वैल्यू इवैल्यूएट हो चुका होगा। तो जिस भी ऑर्डर में, रो मेजर ऑर्डर में या कॉलम मेजर ऑर्डर में, जिस भी ऑर्डर में ट्रैवर्स करने से अगर मेरा इस इंडेक्स में पहुंचने तक अगर मेरा ये सारे सेल का वैल्यूज इवैल्यूएट हो जा रहा है तो दोनों ऑर्डर में इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी ऑर्डर में इस इंडेक्स तक पहुंचने तक अगर मेरा इन सारे वैल्यूज़ में से अगर एक भी वैल्यूज़ बच जा रहा है, इवैल्यूएट नहीं हो पा रहा है किसी भी ऑर्डर में, तो वो ऑर्डर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ, क्योंकि अगर इस इंडेक्स पे इवैल्यूएट करना है तो ये सारे मेरे ऑलरेडी कंप्यूटेड होने चाहिए, और ये हम अभी तुरंत समझाए थे, तभी ये सारा ब्लैक डॉट यहाँ पर डाले थे, ठीक है। हाँ, तो चलो रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर दोनों में देखते हैं। तो देखो कॉलम मेजर ऑर्डर में ऐसे आएंगे, ये मेरा कॉलम मेजर ऑर्डर, ठीक है। तो ऑब्वियसली मेरा रो 0 और रो कॉलम में तो 0 है, ठीक है, मतलब रो 0 और कॉलम 0 में सारा वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर तो चेक करने की ज़रूरत नहीं, तो चेक कहाँ से करने की ज़रूरत है, यहाँ से, ठीक है। लेकिन मान लो हम लोग स्टार्टिंग से कर रहे हैं, मान लो, तो रो वाइज आओ, तो ये देखो रो वाइज आ रहा है, ठीक है, फिर से रो वाइज आए, फिर से रो वाइज आए, ठीक है। तो इसको काम करते हैं, दूसरे कलर से दिखाते हैं, हाँ, तब रो वाइज आ रहे हैं, तो ये देखो ये रो वाइज आए, सेकेंड रो, फिर जैसे ही थर्ड रो के यहाँ तक आए, अब देखो अब देखो तो अब देखो जैसे ही रो वाइज आए और जब तक इस इंडेक्स में पहुँचे, जब तक इस वाले इंडेक्स में पहुँचे, तो देखो जो ब्लैक डॉट है, जिस भी सेल में ब्लैक डॉट है वो देखो सारा ऑलरेडी ग्रीन है, मतलब वो सारा इवैल्यूएट हो चुका है, मतलब रो मेजर ऑर्डर में हम लोग इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक हम इस इंडेक्स में पहुँचे तब तक मेरा ब्लैक डॉट वाला सेल इवैल्यूएट हो जाना चाहिए। तो देखो जो ब्लैक डॉट वाला सेल है उसमें सारा ग्रीन है, मतलब वो इवैल्यूएट हो चुका है। तो जब तक इस इंडेक्स में पहुँच रहे तब तक सारा ब्लैक डॉट वाला सेल इवैल्यूएट हो चुका है, क्योंकि ग्रीन से कलर्ड है। तो रो वाइज पॉसिबल है। अब कॉलम वाइज चेक करते हैं, ठीक है। अब कॉलम वाइज चेक करते हैं, तो कॉलम वाइज में भी सारा जब तक इस इंडेक्स में पहुँचे सारा ब्लैक वाला मेरा इवैल्यूएट हो जाना चाहिए,
ब्लैक वाला सेल। तो अब कॉलम वाइज कर रहे हैं, तो कॉलम वाइज अब देखो, जब तक इस सेल में पहुँचे तो देखो जहाँ भी ब्लैक डॉट है, जिस भी सेल में ब्लैक डॉट है वो ऑलरेडी ग्रीन है, मतलब वो ऑलरेडी इवैल्यूएटेड है, मतलब सही है। तो चाहे रो मेजर ऑर्डर में तुम ट्रैवर्स करो एरे को, या फिर कॉलम मेजर ऑर्डर में तुम वैल्यूज़ को इवैल्यूएट करो, डजेंट मैटर, सही कंप्यूट होगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग, कहाँ गया, हाँ ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो कलर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब ऑप्शन सी में तो बोल रहा था वैल्यूज़ ऑफ एल आई जे कैनॉट बी कंप्यूटेड इन आइदर रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर ऑफ एल ऑफ एम कॉमा एन। तो ये गलत है, क्योंकि अभी हम देखेंगे रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर दोनों पॉसिबल है, तो ये गलत है। अब ऑप्शन डी, ये इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए हम समझाए थे, ये हम बोले थे कि याद रखना, यहाँ पर ये जो ब्लैक डॉट है वो याद रखना, इसी के लिए समझाए थे। तो अब देखो, यहाँ हम ऑप्शन 4 समझा रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ रॉन्ग। अब ऑप्शन डी देखो, एल ऑफ पी क्यू, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और सबको रब करते हैं। अब देखो ऑप्शन डी, L of PQ needs to be computed before L of RS if either P is less than R और Q is less than S। तो बोल रहा है कि L of RS, ठीक है, L of RS मतलब इंडेक्स RS, तो बोल रहा है इंडेक्स RS को कंप्यूट करने से पहले, इंडेक्स RS को कंप्यूट करने से पहले तुम्हारा इंडेक्स P कॉमा Q इवैल्यूएट हो जाना चाहिए। इंडेक्स R कॉमा S को इवैल्यूएट करने से पहले इंडेक्स P कॉमा Q ऑलरेडी इवैल्यूएट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको इवैल्यूएट करने से पहले ये तुम्हारा ऑलरेडी इवैल्यूएटेड होना चाहिए, ऑलरेडी इवैल्यूएटेड। तो क्या ये ट्रू है? तो अब कंडीशन भी देना ऑब्वियसली ज़रूरी है कि पी आर क्यू एस में क्या रिलेशन, तो बोला P इज़ लेस देन R और Q इज़ लेस देन S। तो बोल रहा है P इज़ लेस देन R और बोला है Q इज़ लेस देन S। तो अब चलो इसको देखते हैं। तो देखो बोल रहा है अगर तुमको इंडेक्स आर एस का वैल्यू कंप्यूट करना है तो इंडेक्स पी क्यू का वैल्यू ऑलरेडी इवैल्यूएट होना चाहिए। तो देखो हमको पता है कि अगर इस इंडेक्स, यहाँ पर आओ टेबल में आओ, हमको पता है कि इस इंडेक्स 2 3 का अगर वैल्यू इवैल्यूएट करना है, ठीक है, इस इंडेक्स 2 3 का वैल्यू अगर इवैल्यूएट करना है तो उससे पहले ये सारे सेल का वैल्यूज़ इवैल्यूएट हो जाने चाहिए, ये हमको पता है। ठीक है, हाँ, तो अब इस कंडीशन को देखते हैं। तो बोल रहा है कि अगर आर एस का वैल्यू को इवैल्यूएट करना है तो मान लेते हैं आर एस क्या है, ये इंडेक्स 2 3, ठीक है, हाँ, तो मान लो अगर इस आर एस का वैल्यू को इवैल्यूएट करना है तो बोल रहा है कि इंडेक्स पी क्यू का वैल्यूज ऑलरेडी इवैल्यूएट हो जाना चाहिए। तो इंडेक्स पी क्यू का रिलेशन क्या आर एस के साथ वो देखो, तो देखो बोल रहा है पी शुड बी लेस देन आर और क्यू शुड बी लेस देन एस। तो दोनों एक साथ ट्रू हो कंडीशन जरूरी नहीं है, कोई सा भी एक। तो मान लो पहले पी इज लेस देन आर लेके चलते हैं, तो हम बोले कि आर एस किसको मानो, अभी ये जो मेरा इंडेक्स 2 3 है इसको मानो आर एस। ठीक है, तो इसको तुम आर एस भी मान सकते हो, आर एस मान सकते हो, इसको आर एस मानो। ठीक है, तो 2 3 को ही हम आर एस मान लिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि आर एस इवेल्युएट होने से पहले पी क्यू ऑलरेडी इवेल्युएट हो जाना चाहिए। तो पी इज़ लेस देन आर और क्यू इज़ लेस देन एस, जरूरी हो ऐसा जरूरी नहीं है, दोनों में से कोई भी एक तुम्हारा ट्रू होना चाहिए बस। तो हम मान लेते हैं कि पी इज़ लेस देन आर, यही ट्रू है। क्यू मेरा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्यू को छूट देती है, तुम कुछ भी हो ले। अब पी इज़ लेस देन आर, बस इसको ट्रू कर। तो पी इज़ लेस देन आर मतलब, तो आर क्या है, आर है मेरा रो नंबर, देखो ये आर है मेरा रो का इंडेक्स, ठीक है, आर है मेरा रो नंबर या रो का इंडेक्स, और बोल रहा है पी शुड बी लेस देन आर, और पी भी क्या है, ऑब्वियसली पी भी मेरा रो नंबर ही है। जब आर मेरा रो नंबर का इंडेक्स है तो पी भी मेरा रो नंबर का इंडेक्स होना ही चाहिए, तब कंपेयर होगा।
तो बोल रहा है P शुड बी लेस देन R। तो ये है मेरा रो नंबर R, ठीक है, जो मेरा ये R कोमा इंडेक्स वाला R, S इंडेक्स वाला सेल है, ये वाला सेल, ठीक है। तो ये जो R, S इंडेक्स वाला सेल है उससे कम, बोल रहा है उससे कम रो वाला सारा सेल इवैल्यूएट हो जाना चाहिए, क्योंकि P इज लेस देन R का मतलब क्या है, तो R क्या है मेरा, R है मेरा रो नंबर। तो R मेरा अगर कोई रो नंबर का इंडेक्स है तो उस बोल रहा है कि उससे पहले वाला जो रो नंबर का इंडेक्सेस है सारे पहले वाले रो सेल का वैल्यू इवैल्यूएट हो जाना चाहिए, ठीक है। P इज लेस देन R का मतलब कि तुमको L ऑफ आर एस इवैल्यूएट करना है तो उससे पहले L ऑफ पी क्यू का वैल्यू ऑलरेडी इवैल्यूएट हो जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर कंडीशन मान लें कि P इज लेस देन R और हम इसको Q को छूट दे दिए, Q लेस देन S जरूर, Q लेस देन S हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो Q को छूट दे दिए, बस P इज लेस देन R रख रहे हैं। तो P इज लेस देन R मतलब कि जो मेरा करंट वैल्यू R, S इवैल्यूएट करना है, जो मेरा करंट वैल्यू R, S इवैल्यूएट करना है, ठीक है। हाँ, तो R मतलब रो नंबर, ठीक है। तो P इज लेस देन R का मतलब क्या है कि जो करंट रो नंबर R है उससे पहले वाले जितने भी रोज हैं, उससे पहले वाले जितने भी रोज हैं उन रोज का सारा इंडेक्सेस का वैल्यू इवैल्यूएट हो जाना चाहिए। P इज लेस देन R का मतलब यही है, क्योंकि L ऑफ पी क्यू शुड ऑलरेडी भी इवैल्यूएटेड, और P क्या है मेरा, P है लेस देन R, मतलब जो भी मेरा करंट रो का इंडेक्स R है, मेरे पिछले वाले जितने भी रो हैं P इज लेस देन R मतलब कि मेरा जो करंट रो R है उससे पहले जितने भी रोज हैं उन सारे उन मेरे पीछे जितने भी रोज हैं उनके सारे सेल का वैल्यू ऑलरेडी इवैल्यूएट हो जाना चाहिए। तो क्या ये ट्रू है, क्योंकि हम Q को छोड़ दे दिए, Q मेरा कुछ भी हो सकता है, Q क्या है, LPQ में देख लो, Q है मेरा कॉलम नंबर, तो कॉलम नंबर मेरा कुछ भी हो सकता है, छूट दे दिए क्योंकि और है, तो हम Q को छूट दे दिए कि Q तो कुछ भी हो, Q कॉलम नंबर कुछ भी हो, बस रो में हम रेस्ट्रिक्शन लगा दिए। तो मेरा करंट रो नंबर R है और P इज लेस देन R मतलब कि मेरा करंट रो नंबर R से पहले जितने भी रोज हैं उनके सारे सेल के वैल्यूज़ क्या इवैल्यूएट होना चाहिए, क्या ये ज़रूरी है। तो चलो देखते हैं। तो देखो करेंटली हम किस सेल में हैं, करेंटली हम इस वाले सेल में हैं, ठीक है, तो मतलब करेंटली हम इस वाले रो में हैं, करेंटली हम इस वाले रो में हैं। तो क्या इस वाले रो से पहले जितने भी रोज हैं क्या उनका सारा सेल का वैल्यूज इवैल्यूएट होना जरूरी है। तो देखो करेंटली हम इस वाले रो में हैं, इसके पिछले वाला रो कौन सा है, एक ये वाला रो है और एक ये वाला रो है, ठीक है। इसको कैसे दिखाएं, थोड़ा डार्क कलर लेते हैं। हाँ देखो करेंटली हम इस वाले रो में, करेंटली हम इस वाले रो में, हाँ तो इससे पहले वाला रो कौन है, करेंटली हम इस वाले रो में, क्योंकि यही है मेरा, इसी में है, देखो इसी में ये जो सेल है मेरा, यही है मेरा R, S, ठीक है। और बोला है कि P जो है R से छोटा है, तो R से छोटा है मतलब कि मेरे पहले जितने भी रोज हैं, तो मेरे पहले जितने भी रोज हैं क्या उनका सारा सेल का वैल्यू इवैल्यूएट होना जरूरी है। तो देख सकते हो कि ये जो 4 सेल है इनका वैल्यूज इवैल्यूएट होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अगर हमको इंडेक्स R, S का, अगर हमको इंडेक्स R, S का वैल्यू चाहिए तो ये चारों सेल इवैल्यूएट होना जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन P इज लेस देन R का मतलब क्या है कि मेरे पहले जितने भी रोज हैं उनके सारे सेल का वैल्यू पहले से इवैल्यूएट होना चाहिए। ये गलत है, ये गलत है, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन डी इज रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि हम बोले कि Q को छूट दी थी, कॉलम नंबर मेरा कुछ भी हो सकता है, तो हम सारे कॉलम को कंसिडर कर लिए, बस P इज लेस देन R, एक कंडीशन को ट्रू रखें। P इज लेस देन R मतलब कि जो भी मेरा करंट रो है, जो भी मेरा करंट रो है उसके पहले जितने भी रोज हैं उसमें सारे सेल के वैल्यूज इवैल्यूएटेड होने चाहिए, अगर हमको इस सेल का वैल्यू को इवैल्यूएट करना है तो। लेकिन हमको पता है कि अगर इस सेल का वैल्यू को इवैल्यूएट करना है तो हमको सिर्फ इतना वैल्यूज इवैल्यूएटेड चाहिए बस। लेकिन जब P लेस देन R की है तो इसका मतलब सिंपली, और Q को छूट देती है मतलब कॉलम कुछ भी हो, तो जब P लेस देन R है मतलब कि मेरे रो के पहले जितने भी रोज हैं उन सारे का वैल्यूज
उन रोज़ में जितने भी सेल है सारे का वैल्यूज़ ऑलरेडी इवैल्यूएटेड होना चाहिए। गलत है, हमको सिर्फ इतने, मेरे ऊपर जो रो हैं उनमें हमको इतना वैल्यूज़ का ज़रूरत है, मेरे जो ऊपर वाले रो हैं उन रोज़ में हमको सिर्फ इतना वैल्यूज़ का ज़रूरत है, इन सारे का वैल्यूज़ का ज़रूरत नहीं, तो इसीलिए ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज रॉन्ग। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन डी रॉन्ग क्यों है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सेम है, ऑलरेडी इसको हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।